हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी। इस वीडियो में मैं अपने स्टॉक्स के बारे में बात करूंगी कि मैंने कैसे स्टॉक्स में एंट्री ली, कब एंट्री ली, इस तरह की बातें। तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपने कब एंट्री ली थी और आपने मतलब किस ईयर के थे, मतलब कितने साल के थे तब आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, या फिर म्यूचुअल फ़ंड में ही हो या फिर स्टॉक में ही हो, कब से आपने शुरू किया था और किस ईयर से किया था। तो सबसे पहले तो मैं ग्रो में अगर अकाउंट बनाने का पहला डीमैट अकाउंट बनाया था, तो मैंने जैसे म्यूचुअल फ़ंड के लिए भी बताया था वैसे ही लॉकडाउन के टाइम पे ही मैंने अपना डीमैट अकाउंट बनाया था। मई 2021 को मैंने अपना ग्रो पे पहला डीमैट अकाउंट बनाया था। एज़ मेरा बर्थडे दिसंबर मंथ में आता है, तो मई 2021 में मैं 22 इयर्स की ही थी। तो 22 इयर्स की थी, तो उस वक्त मैंने अपना फ़र्स्ट डीमैट अकाउंट बनाया और तब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। तो पहले जो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था वो स्टॉक्स में किया था। अब क्योंकि मेरे पास कोई फाइनेंशियल ऐसा कोई बैकग्राउंड ऐसा है नहीं कि पहले से कोई इन्वेस्टर हो या कुछ हो, तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है नहीं करना है। तो फिर मैंने ऐसे किया कि कुछ ही पैसे लिए थे कि मुझे डर था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कुछ ऐसे 0.38, 0.5 रुपीज़ ऐसे वाले जो स्टॉक्स होते थे उसे मैं चुनती थी और उसमें 1 पैसे का प्रॉफिट हुआ और फिर होता था और मैं उसे सेल कर दी थी। उस वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं जितना प्रॉफिट बुक कर रही हूँ उससे ज़्यादा तो मैं उसमें चार्जेस दे दूँगी। फिर भी मैंने उस तरीके से शुरू किया था। तो 2021-22, अब बात करें 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पे 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर था। उसमें मैंने 9182 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर भी इसमें मई में कुछ ऐसे प्रॉफिट बुक किए, कुछ ऐसे करके प्रॉफिट्स बुक किए। लेकिन आप देखो चार्जेस बहुत ज़्यादा मैंने पे किए थे क्योंकि मैं बहुत कम प्रॉफिट्स पे ऐसे सेल कर देती थी। तो मैंने प्रॉफिट्स जो बुक किए थे वो थे 9182 रुपीज़ के, और उस पर मैंने चार्जेस पे कर दिए थे 3835, यानी लगभग 3836 रुपीज़ का मैंने चार्जेस पे कर दिया था। उसके बाद फिर आती है बात 2022-23 की। तो 2022-23 में मैंने 11,363 रुपीज़ का लॉस बुक किया था, और ये मेजर लॉस जो था इसका लगभग 13,000 का लॉस जो मैंने बुक किया था वो पेटीएम पे मैंने बुक किया था। क्योंकि मैंने ऐसे 1-2 आईपीओ के लिए अप्लाई भी किया था, बट उसमें मुझे वो सब तो मिला नहीं, बट पेटीएम का आईपीओ मैंने अप्लाई कर दिया था तो वो मुझे मिल गया था, और वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे था उसका, और बहुत कम पे लिस्ट हुआ था। तो उसमें मुझे बहुत लॉस हुआ। लेकिन फिर मुझे मतलब होता है ना कि ट्रस्ट बिल्डअप, मुझे ट्रस्ट नहीं था कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो मैंने फाइनली इसमें लॉस बुक कर लिया ताकि जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट जितने है अमाउंट मेरे पास उतने आ जाए, ताकि मैं किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ वो ग्रो कर जाए। तो मैंने उसको रिडीम कर लिया था। तो इसमें इतना लॉस मैंने बुक किया था और 969 रुपीज़ के चार्जेस भी मुझे देने पड़ गए थे। तो ये बात थी 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर की। अब बात करें 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का, तो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में मैंने फिर 18,131 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। इसमें थोड़े ठीक ठाक मैंने थोड़ा सीखा, कुछ ये करना चाहिए, थोड़ा ये सब चार्जेस पे करने हैं, ऐसा ये वो दिस दैट सब कुछ थोड़ा थोड़ा किया था। तो उसमें फिर मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया और उस पर मैंने 752 रुपीज़ के चार्जेस दिए थे। देन अगेन 24-25 का अगर फाइनेंशियल ईयर का बात करें, यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें मैंने 78,624 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया, जिस पे मैंने 1,696 रुपीज़ का चार्जेस दिए थे। तो उसके बाद अब इसका प्रॉफिट, अब मेरा मार्जिन थोड़ा बढ़ना अब शुरू हुआ है। उसके बाद आ जाता है 2025, यानी कि ये करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का। तो इसमें मैंने अभी तक 1,11,249.61, लगभग 1,11,250 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है।
और इस पे मैंने 3,694 रुपये का चार्जेस पे किए हैं। तो इस साल से मैं थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग करने का सीख रही हूँ, जिस पे मैं अभी मेरा टारगेट रहता है कि 3 to 5% के 3 to 5% का प्रॉफिट लेकर के मैं निकल लूँ, या फिर अगर रेजिस्टेंस या फिर सब रेजिस्टेंस है, मतलब जो मेरा टारगेट है और उसका रेजिस्टेंस है, तो वो वाले एरिया तक मैं कर लूँ। इस तरीके से मैं अभी प्रॉफिट बुक करने का सोच रही हूँ। अब अगर मैं जिसे स्ट्रैटेजी से लेती हूँ, जैसे मूविंग एवरेज का लेकर के मैं स्टॉक्स खरीदती हूँ, तो अगर जो भी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर ये थोड़े मैं 3 to 5% का टारगेट मैं अच्छे से अचीव कर लेती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा बिगर प्रॉफिट पे जाने का ट्राई करूँगी, जिससे कि थोड़े चार्जेस का वो रहे, जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हो तो चार्जेस थोड़े कम दिखेंगे मुझे। तो अब ये सब हो गया। तो मेरे पास अगर एज ए स्टूडेंट, मैं जैसे कि अभी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 22 इयर्स की थी, और अभी मैं 26 इयर्स की हूँ। तो लगभग 4 साल हुए हैं मुझे स्टॉक मार्केट में लगे हुए। तो अब पहले बात करें कि फ़ंड का, तो जैसे मेरे पास अभी जो स्टॉक में इन्वेस्टेड है वो लगभग 7 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे जैसे कि लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन पे तो मैं घर पे ही थी, तो जो मुझे पैसे मिले थे, एक्चुअली मुझे हर साल का पैसा मिलता है, जैसे कि पॉकेट मनी हो गया आपका मिलना का, वो सब हो गया, तो वो सारे पैसे मुझे मिल ही रहे थे। और लेकिन अब मुझे तो एक्सपेंड करना था नहीं, जैसे हॉस्टल का हो गया, या फिर मेस का चार्ज हो गया, या फिर ये जो हॉस्टल मेस और जो इधर उधर के जो खर्च होते हैं, वो सब तो खर्च ख़त्म हो गए थे। तो वो सारे पैसे मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने उसी से एक्चुअली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था स्टॉक में। तो वो पैसे मुझे मिले थे, तो लगभग 2 साल का 2 साल नहीं 1.5 साल का था लॉकडाउन। तो 1.5 साल का पैसा मेरे पास जितना भी था, मैंने सब कुछ स्टॉक्स में ही लगाया था, और थोड़ा बहुत म्यूचुअल फ़ंड में मैंने शुरू किया था। तो म्यूचुअल फ़ंड में जैसे कि मैंने शुरू किया था, तो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने 500 का फर्स्ट SIP डाला था, उसके बाद मैंने उसको ब्रेक करके 100 कर दिया था, और फिर कुछ नए SIPs की थी। बट अभी मैंने SIP का अमाउंट थोड़ा बढ़ाया है। पिछले मंथ मैंने 1000 बढ़ाया था, उसके 2-3 महीने पहले मैंने 1000 बढ़ाया था, तो उससे पहले मैं सिर्फ 2000 का ही SIP कर रही थी। लगभग पिछले फाइनेंशियल ईयर तक तो मैं 2000 मंथली तक ही SIP पहुंचा था मेरा। तो यहाँ तक बात हो गई इतने की लगभग मुझे 1 साल में 1,20,000 के आसपास मुझे पैसे मिलते हैं। तो वो सारे पैसे मैंने इसमें डाल दिए थे। उसके बाद बात आती है, थोड़े बहुत मैंने FNO भी ट्राई किया था, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा उस वक्त ही ट्रेंड में आ रहा था, और बहुत सारे प्रॉफिट्स वगैरह, क्योंकि स्टॉक मार्केट अचानक से बहुत ऊपर जा रहा था, तो लगभग बन रहा था। तो मैंने भी FNO में ट्राई किया था। तो FNO में पहले तो मैंने जब चढ़ रहा होता है, तो होता है ना कि चढ़ रहा हो तो सब चढ़ रहे हैं, तो मुझे भी प्रॉफिट हो रहा था। एक दिन में ऐसा हुआ कि 10,000 12,000 का प्रॉफिट भी हुआ मेरा। बट नॉलेज तो उस वक्त कुछ थी नहीं कि हाँ कि उसमें क्या है, मतलब नहीं है, क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद ये प्रॉफिट होने के बाद जब मार्केट ने उसके बाद सीधा करेक्शन लेना, या फिर जो बोलते हैं स्टैग्नेसी, थोड़ा ब्रेक लेना शुरू किया, तो फिर मेरे लॉसेस होने शुरू किए। तो लगभग 20,000 के भी लॉसेस मैंने बुक किए हैं। तो उसमें थोड़े बहुत पैसे मैंने डुबाए। उसके बाद फिर मैंने FNO भी छोड़ दिया, और फिर मैं चुपचाप सोचा अपना कोई ऐसा तो है नहीं बेटा तुम्हारे पास कि कोई इनकम सोर्स हो, अभी बस जो है सो है, इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक में और म्यूचुअल फ़ंड में, वही मेरे लिए अभी सही है। FNO मेरे लिए अभी नहीं है, तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया। उसके बाद फिर जब कॉलेज खुला, तो कॉलेज खुलने के बाद फिर और फ़ंड चाहिए थे, तो मैंने फिर अपने मम्मी पापा से ही फ़ंड मांगा। तो उन्होंने फिर लगभग ये इतने का 4.5 लाख 4.5 इतने का फ़ंड दिया था, मतलब इतने लगभग फ़ंड उन्होंने दिए थे। तो फिर मैंने उससे शुरू किया, फिर उसे भी स्टॉक मार्केट में ही लगाया था मैंने।
तो इस तरीके से मेरे पास फ़ंड का जुगाड़ आता रहा। और अगर म्यूचुअल फ़ंड वगैरह की बात करें कि जैसे कि एसआईपी में मेरे जो 100 एसआईपीज़ हैं कि मेरे पास है तो 4000 का ही एसआईपी, लेकिन मैं उसको बहुत ब्रेक करके रखती हूँ। तो कमेंट्स में आते रहते हैं कि सब आप एक ही फोलियो में क्यों नहीं कर लेते और कुछ न ऐसा मतलब जोड़ क्यों नहीं लेते हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसा मुझे इसमें दिख रहा है कि मेरे स्टॉक्स में 7 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है और म्यूचुअल फ़ंड में भी 1 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरा अभी भी अगर बैंक बैलेंस चेक किया जाए तो वो आज ही मैंने सुबह में चेक किया है, तो वो 5000 कुछ हैं, बस इतने ही अकाउंट में बैलेंस है मेरे पास। तो मेरा है कि मेरे पास जितने बस मिनिमम खर्च जितना हो रहा है बस उतने ही मेरे पास बैंक में बैलेंस है, बाकी सारा इन्वेस्ट करते चलो। उसके बाद कुछ पैसे तो खर्च के लिए मम्मी पापा देते ही हैं, तो उनको सर्कुलेट करते रहती हूँ। और अगर कुछ ज़्यादा अगर चाहिए होते हैं या फिर जैसे कि कॉलेज, अगर आप कॉलेज में हो तो फंक्शन होता है, कुछ पार्टी हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो उसमें थोड़ा स्पेंड करना पड़ जाता है, उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ जाता है। तो उसमें रहता है कि फिर एक अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप ट्यूशन दे सकते हो, तो उसमें ट्यूशन लेकर के थोड़ा बहुत उसमें पैसा हो जाता है, तो वो सब उसमें निकल जाता है। तो मुझे इस तरीके से मैं अपना जो बैलेंस है वो मेंटेन करके चलती रहती हूँ। अब एज इन अब ये भी सोच रहे होंगे कुछ लोग कि मैं 2022 में भी कॉलेज में थी, मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, 26 ईयर्स हो गए हैं, 26 ईयर्स में भी मैं कॉलेज में हूँ। तो 2 पॉइंट हैं जिसकी वजह से मैं हूँ। अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, और फिर भी 26 ईयर्स में भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो एज इन आई एम अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, बायोलॉजी स्टूडेंट। तो मैंने भी नीट के लिए बहुत सारा ड्रॉप आउट जो लेते हैं वो लिया था, इस वजह से मैं 26 में भी पोस्ट ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ। और कॉलेज में ही हूँ। तो अब जब जॉब लगती है तो मेरे पास एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट तब मैं थोड़ा और बढ़ाऊँगी। और अगर मेरे म्यूचुअल फ़ंड में इतने सारे फ़ंड क्यों हैं, ये हैं, तो इस बारे में अगर बात करना चाहूँ तो हमेशा होता है कि आप जब कंपाउंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग की बात होती है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग में 3 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। वो होता है टाइम ड्यूरेशन, फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन है, प्रिंसिपल कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप लंबे समय तक करो तो लगभग 12 से 14% का, जैसा मुझे दूसरे यूट्यूबर्स और डेटा वगैरह का कहना है, तो 12 to 14% का रिटर्न जनरेट हो जाता है। और तो अगर आप अमाउंट को, जो लास्ट में अमाउंट है उसको अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो इन्हीं तीनों से बढ़ा सकती हूँ। या तो मैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा दूँ, जो कितना मैं अमाउंट जमा करती हूँ वो बढ़ा दूँ, या फिर टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दूँ, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं बढ़ा दूँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना मेरे हाथ का काम नहीं है, वो फंड हाउसेस ही कर सकते हैं। तो मैं अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहती हूँ, जिससे कि मैं प्रिंसिपल भी ज़्यादा नहीं देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे म्यूचुअल फ़ंड में कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। तो उसके लिए मुझे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। और मेनली कंपाउंडिंग जो काम करता है वो टाइम ड्यूरेशन पे ज़्यादा अच्छे से ही काम करता है। तो मैं टाइम ड्यूरेशन को ही बढ़ाना चाहती हूँ, और ज़्यादा मैक्सिमम मेरा स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो इसी वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा ही रखा है, डाइवर्स रखा है। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब अगला और SIPs अब मैं जब बढ़ाऊँगी, तो ये जो मेरे एक्टिव SIPs है 100 वगैरह, तो 100 को ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट से फिर अब मैं बढ़ाने चलूँगी, जो कि थोड़े लगेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरे अकाउंट में अब भी 5000 है, तो मुझे 4000 का, अगर मैं एक ही बार में 4000 का पेमेंट कर दूँ और मुझे कुछ ज़रूरत पड़ गई उन पैसों की, तो फिर मुझे दूसरी जगहों से लेना होगा। और मैं, क्योंकि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ नहीं करती, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 100 रुपीज़ हैं, ऐसे अभी 100 रुपीज़ हैं, तो मेरा जो SIP है वो फेल नहीं होगा, वो 100 SIPs कट जाएंगे मेरी। सो ये सब हो गया।
अब मैं बात करूँ कि अभी तक मैंने कितने प्रॉफिट्स बुक कर लिए, तो वो कैलकुलेटर से मैं ओपन कर लेती हूँ। अगर कैलकुलेटर ही यूज़ करके देखूँ कि मैंने कितने प्रॉफिट्स बुक किए हैं अब तक में, तो जैसा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का था 9,9182 प्लस माइनस, क्योंकि चार्जेस मुझे माइनस करने हैं, चार्जेस माइनस किया 3836। तो फर्स्ट ईयर के बाद मेरे पास था 5,346 रुपये का मेरे पास प्रॉफिट था। अब इसमें जो सेकेंड में था मैंने लॉस बुक किया था मैंने 11,363 का, तो मैं 6,000 बैलेंस जो था वो मेरा नेगेटिव में चला गया। इसके ऊपर फिर से मैंने चार्जेस भी पे किए थे, 969 रुपीज़ के चार्जेस पे किए थे, तो मैं 6,986 का नेगेटिव बैलेंस था। फिर आता है फाइनेंशियल 2023-24, तो इसमें मैंने प्रॉफिट्स बुक किए 18,131 का, तो इतने प्रॉफिट्स मैंने बुक किए। अब फिर से मैंने इसके ऊपर कुछ चार्जेस दिए, चार्जेस देने के बाद मैं 10,392 रुपये के प्रॉफिट पे थी 2023-24 में। फिर आता है 2024-25 का, तो उसमें मैंने 78,624.27 इतने में हो गए। अब इसमें चार्जेस माइनस कर दूं तो 1696.14। तो फाइनेंशियल 2024-25 के बाद मेरे पास 87,320 रुपीज़ का प्रॉफिट था। और अभी के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी तक मैंने जो बुक कर लिया है उस बेसिस पे देखूं तो 3694, तो अभी तक मैंने मतलब जो मेरा जर्नी है उसमें मैंने 1,94,875 का प्रॉफिट बुक किया है, और इसमें से मैंने चार्जेस माइनस कर दिए हैं, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मैंने 1,94,875 का जनरेट किया है स्टॉक्स से। अब बात करें मेरे लास्ट डे के अपडेट के बारे में, जो स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट था उसके अपडेट के बारे में बात करें तो लास्ट डे पे मुझे बस 0.13% का अप मूवमेंट मिला है, जो कि 178 रुपीज़ 60 पैसे का होता है। क्योंकि मेरा जो इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो था वो लास्ट फ्राइडे को मतलब कल डाउन मूवमेंट में था, तो इसमें मुझे डे चेंज पे नेगेटिव रिटर्न मिले हैं, और नेगेटिव रिटर्न मिलने की वजह से जो प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो गया है। फिर भी अभी भी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,03,948 रुपीज़ का, और जो होल्डिंग्स जो करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की वो हो जाती है 1,41,377 रुपीज़ का, और जो टोटल रिटर्न्स है वो हो जाते हैं 36.01% का, और जो कि इन अमाउंट 37,429 रुपीज़ होता है, और XIRR 14.99% का है। तो कल के डे चेंज की बारे में बात करें तो प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में 0.17% का नेगेटिव मूव मिला है, 112 रुपये का लॉस है। एक्सिस स्मॉल कैप में 0.49% का अप मूव है, 178 रुपये है। कोटक ब्लू चिप में 0.58% का अप मूवमेंट है, 86 रुपये। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.18% का नेगेटिव रिटर्न है, 16 रुपये का लॉस है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कल 0.01% का अप मूवमेंट है, जो कि 0.51 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो एक बार मैं और बता देना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का फ़ंड है इसमें मैंने अपनी SIP स्टॉप कर दी हैं। तो मेरे पोर्टफोलियो में अभी 9 म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें से मैं 8 में SIPs कर रही हूँ, और ये जो 9th गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का है इसमें मैंने अपनी SIP बंद कर दी है, स्टॉप कर दी है। तो फिर आता है नेक्स्ट फंड है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, तो इसमें 0.81% का अप मूवमेंट है, जो कि 21 रुपये हो जाते हैं। और फिर टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 0.52% का अप मूवमेंट है, और उसमें 12 रुपये का प्रॉफिट है। और टाटा स्मॉल कैप में 0.36% का अप मूव है, जो कि 4 रुपये 88 पैसे का प्रॉफिट हो जाता है। फिर आता है एडलवेस मिड कैप फंड में 0.4% का अप मूवमेंट है, जो कि 3 रुपये 39 पैसे का गेन है। अब बात करें
पोर्टफोलियो एनालिसिस की, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं वो हैं टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, देन मटेरियल्स। उसके बाद मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा अमाउंट है 49.11%, उसके बाद स्मॉल कैप है 32.57%, मिड कैप 18.32%। और मैं एक और रिमाइंडर दे दूँ कि मेरे जो नए जो मैंने SIP स्टार्ट किए हैं वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में किए हैं, तो आगे चल के स्मॉल कैप एंड मिड कैप का जो एसेट एलोकेशन है वो मेरा इंक्रीज़ होगा और लार्ज कैप धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो कंपनीज़ में देखें तो कंपनीज़ में इन्फोसिस, TCS, भारती एयरटेल के पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स, राइट इश्यूज़ और LTI माइंट्री, ये टॉप 5 कंपनीज़ है जिसमें मेरे पैसे इन्वेस्टेड हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अभी तक कितना रिटर्न जनरेट किया है, स्टॉक्स में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो, डू कमेंट मी। और बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।